तो वास्तविक संख्याएं पाठ नंबर 1 भूमिका तैयार कर रहे हैं। भूमिका मतलब ग्राउंड। अच्छा, ठीक है, कॉपी भी ले आए हो? रफ है। ठीक है, रफ ले लिए हो। विज्ञान की भी पुस्तक ले लेना। तो यहाँ क्या है भूमिका में, कक्षा 9 में इसको पढ़ो, क्या लिखा है। कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की और इस प्रक्रिया से आपको अपरिमेय संख्याओं को जानने का अवसर मिला। हाँ, 1 मिनट, फुल स्टॉप लग गया है, मतलब वहाँ पे क्या कर लेना है, ब्रेक ले लेना है। रुकना है। कक्षा 9 में आपने वास्तविक संख्याओं की खोज प्रारंभ की। वास्तविक संख्या क्या होती है उसकी आपने खोज निकालना चालू किया। काहे की? वास्तविक संख्याओं की ठीक है, क्या कर रहे थे? खोज कर रहे थे। और इस प्रक्रिया से आपको क्या क्या जानने को मिला? अपरिमेय संख्याओं को जानने कक्षा 9 में वास्तविक संख्या सुने थे, फिर उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है? वो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाना ही क्या कहलाता है? वास्तविक। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ संख्याएं होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? काल्पनिक। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो हम लोग सुनते आ रहे हैं ना, वो सब कौन सी संख्याएं हैं? काल्पनिक। वास्तविक। जो भी हम संख्या पढ़े हैं ना, वो सब क्या है? वास्तविक। 1 2 3 -1 -2 -3 -4, ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या है यार भाई? परिमेय और अपरिमेय को मिला दो तो जो टोटल संख्या बनी वो कौन सी संख्या है? वास्तविक है। तो हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं वो सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। कोई भी संख्या हो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय क्या है? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और q नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए और हर का मान, जिसको हम q बोल रहे हैं, वो 0 ना हो। इसको पढ़ते हैं डज नॉट इक्वल टू 0, 0 ना हो। और इसको क्या पढ़ते हैं? इक्वल टू 0, मतलब 0 हो। तो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाएगी उस संख्या को क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और q का मान जो हर है वो शून्य नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हर शून्य हो गया तो क्या होगा? जैसे 5/0 लिख गया तो क्या होगा? शून्य होगा। जब गणित में किसी नंबर के नीचे हर अगर शून्य हो जाए तो गणित का मान अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है? अनंत। अनंत का चिन्ह ये होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, गणित में इन्फिनिटी कब होता है? जब हर शून्य हो जाता है। हर शून्य होना चाहिए। तो यहाँ पे हर का, जिसको हम क्यों बोल रहे हैं, वो शून्य अगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, जिसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? नॉट डिफाइंड। मतलब ये परिभाषित नहीं। कब गणित में नंबर परिभाषित नहीं होता? जब उसका हर शून्य हो जाए। नंबर के नीचे जो लिखा है हर, वो क्या हो जाए? शून्य हो जाए तो वो मान परिभाषित नहीं होता। ठीक है, नहीं समझ में आया? अच्छा, तो क्यों परिभाषित नहीं होगा? क्यों इन्फिनिटी परिभाषित नहीं है?
मैं बोलूँ तुम अनंत चले जाओ और तुम जाके इलाहाबाद में रुक गए, तो अनंत नहीं पहुँचे ना। नहीं। फिर दिल्ली जाके रुक गए, तो अनंत नहीं गए हो ना। अनंत मतलब तुम्हारा पता ही रहता नहीं रहेगा, तुम गायब हो जाओगे। अगर तुम पाकिस्तान भी गए हो तो रुके हैं अभी। तो भी कुछ दूरी पे हो। अनंत जाना है मतलब तुम्हारा पता रहता, नहीं। तुम डिफाइंड ही ना हो जाओ, तुम डिफाइंड ना हो, नहीं समझे। तो जब हर शून्य होता है तो क्या हो जाता है, अनंत जाती संख्या। अनंत हो जाती संख्या। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। नहीं समझे, नहीं आया समझ में, आ गया। आ गया ना, ठीक है। अंश 0 हो सकता है। अंश 0 हो जाएगा, अंश अगर 0 है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर अंश 0 हो गया, नंबर नीचे कुछ भी है, मान शून्य आएगा। लेकिन अगर हर 0 है, अंश कुछ भी है, तो वो अनंत देगा। और अनंत परिभाषित नहीं है, तो उसको परिभाषित बने रहने के लिए हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। नहीं समझे, ताकि वो परिभाषित बना रहे। और ये जो अंश और हर है, जब हम p बटे q बोलते हैं तो p अंश है और q क्या है, हर। तो अंश और हर दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। हाँ, कैसी संख्याएं होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। हाँ, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर। हाँ, इंटीजर नंबर। ठीक है, तो अंश और हर दोनों ही पूर्णांक संख्या, यानी p और q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं आया समझ में, आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्राकृतिक संख्या पता है, हाँ। जितने भी गिनने वाले नंबर होते हैं, जैसे एक आम रखा है तो एक आम गिन लोगे, हाँ। एक टोपी है गिन लोगे। मैं बोलूँ एक भी टोपी नहीं है तो ये गिनना थोड़ी है। अगर टोपी है तो या तो एक होगी या तो दो होगी या तो जितना, और अनंत को टोपी हो सकती है। तो गिनने वाली संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। कहाँ से चालू होती है, एक से कहाँ तक पहुँचती है, अनंत। तो जितनी भी गिनने वाली संख्या हैं एक से स्टार्ट होती हैं, दशमलव में नहीं होती हैं, अनंत तक जाती हैं, डैश 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 अनंत। ये अनंत का चिन्ह है ना, इन्फिनिटी। हाँ, गणित में इन्फिनिटी कब बनता है, जब अनंत तक जाती है, जब हर का मान शून्य हो। हाँ। ठीक है, अनंत तक संख्या जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। नहीं आया समझ में, आ गया। अच्छा, इसमें शून्य भी लगा दो तो क्या कहलाएगा, वो पूर्ण संख्या। 0 1 2, क्या इसमें दशमलव वाले नंबर हैं, नहीं। पूर्ण संख्या। फिर इसके ऋणात्मक भी ले लो, ये प्राकृतिक संख्या के, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी उस तरफ। और शून्य भी लगा दो और 1 2 3 4 अनंत अनंत। पूर्णांक। तो ये माइनस इन्फिनिटी तक और इधर से प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। फिर अब देखो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या है, बताएं। जो p बटे q के रूप में लिखी हो, q का मान शून्य ना हो, अपी और क्यों पूर्णांक हो, p और q पूर्णांक हो, q शून्य क्यों ना हो, क्योंकि मान अनंत हो जाएगा। तो जैसे ये जो संख्या है परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या 3,
3/1 लिख सकते हैं। हाँ क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ? हाँ तो ये P और Q हो गया। हाँ ये दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं हाँ और Q का मान 0 नहीं है। हाँ तो इसलिए क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ तो क्या जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं सबके नीचे 1 लिखा जा सकता है? हाँ तो हर प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हाँ ऐसे ही हर पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होगी। हाँ 0/1 कर सकते हैं। हाँ ऐसे ही हर पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या हो सकती है। परिमेय संख्या होगी। नहीं आया समझ में? हम्म, आया समझ में? हाँ तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? हाँ ये सब क्या है? परिमेय संख्या ये जितने भी संख्या सब परिमेय हैं। तो ये देखो, सबसे बड़ी जो 10वीं तक संख्या है वो है वास्तविक संख्या। कौन है? वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या को 2 भागों में तोड़ दिया गया। कितने भागों में? 2 एक को दशमलव वाले, एक को बिना दशमलव। तो ये बिना दशमलव वाले, बिना दशमलव वाले संख्याएं, और यहाँ पे दशमलव वाली दशमलव वाली संख्याएं। ठीक है? हाँ ठीक है ना? अब बिना दशमलव वाली संख्या कौन कौन होती है? प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या। ठीक है। और कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या। तीसरी कौन सी? प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या। ठीक है। सम संख्या विषम संख्या होती है। तो सम प्राकृतिक के अंदर सम विषम सब है ना। अच्छा हाँ दशमलव वाली संख्या क्या होंगी? जो खत्म हो जाएं और जो खत्म ना हो। जैसे दशमलव के बाद 2.32 दशमलव के बाद रुक गई। हाँ रुकने वाली संख्या दशमलव के बाद रुक जाए जो, और जो दशमलव के बाद न रुके 2.324678 ऐसे अनंत हो गई। चलता जाए। जो शांत दशमलव है ना? ये क्या कहलाता है? शांत दशमलव। हाँ जो रुक जाए उसे शांत दशमलव। अच्छा, शांत दशमलव। और जो नहीं रुकती उसे अशांत दशमलव। ये अशांत है। बहुत बढ़िया। अनवसानी शांत दशमलव वही। अशांत दशमलव। अशांत भी 2 प्रकार के हो सकते हैं कि कोई एक विशेष संख्या रिपीट हो रही हो और कोई रिपीट नहीं हो। या तो इस तरह का हो 2.346798 संख्या अलग हो, अलग अलग हो, या ऐसे भी हो सकता है 3.464646 वही रिपीट हो रहा हो। नहीं समझे? तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। ये परिमेय है कि नहीं है? है। ये परिमेय है कि नहीं है? ये भी परिमेय है कि नहीं है? है। देखो कैसे इसको 232/100 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो हर में 2 ठो जीरो है। कितने जीरो है? 2। नहीं समझे? दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना शून्य। हाँ उतने ही शून्य लगते हैं हर में। P/Q बन गया। हाँ हर का मान शून्य नहीं है और दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय संख्या होगी। यानी शांत दशमलव, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या
पूर्णांक संख्या, ये सब क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं। नहीं, ये सब परिमेय होंगे। ठीक है, तो फिर सुन चलो। और नवमी में ये जो अशांत में भी ये जो जिसमें नंबर बदलता है, नंबर फिक्स रहते हैं, हाँ जो रिपीट होते हैं कोई नंबर, ये वाली भी संख्या नवमी में ये सिद्ध कराया गया है कि ये भी परिमेय संख्या होती है। इसको x मान लेते हैं, फिर 3.46 ऐसे लिखते जाते हैं। हाँ तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। सिर्फ यही वाला नंबर जो अशांत में जो दशमलव के बाद नंबर बदल रहा है, जिसका नंबर फिक्स नहीं है, जो रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें नंबर रिपीट हो रहे थे, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। यही वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। यही वह संख्या कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये बताइए, तो जो वास्तविक संख्या है उसमें हमें दो ही संख्या देखने को मिली। ये पूरी ये परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, और ये अपरिमेय। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दें तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहलाती है। नहीं आया समझ में? आओ। और ये वास्तविक संख्या है घर में, जैसे बब्बा जी होते हैं, कि बब्बा जी, फिर उनके ये दो ठो बच्चे हैं। तो अगर ये बच्चों की बात की जाए तो ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि यहीं से ना आ रहे हैं। तो ये सभी नंबर क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। फिर काल्पनिक नंबर क्या होते हैं? जिनके स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो? बंद। स्क्वायर रूट के अंदर ऋणात्मक नंबर हो। ये स्क्वायर रूट है, हाँ। ये नंबर है, ऋणात्मक है, तो फिर ये जो नंबर आएगा ये काल्पनिक संख्या। ऋणात्मक नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। और निकलेगा तो कैसा होगा? काल्पनिक। वो वास्तविक संख्या नहीं होगा, नहीं देगा। तो हमारे 10वीं तक में कभी हमें काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना। 10वीं तक जो संख्या पढ़ोगे वो कौन सी संख्या पढ़ोगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक। काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़ना। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। तो वास्तविक संख्याएं क्या हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से जो संख्या बनती है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। तो भूमिका पढ़ो। इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हाँ, इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हाँ, यह चर्चा हम अनुच्छेद 1.2 तथा 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। ये गुण हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या कलन विधि और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये कह रहा है, क्या कह रहा है यूक्लिड विभाजन कि इस अध्याय में हम वास्तविक संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे। यह चर्चा हमें 1.2 1.3 में धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों से प्रारंभ करेंगे। दो महत्वपूर्ण गुण हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, अरिथमेटिक को अंकगणित कहते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या अलग अलग है? एल्गोरिथम और प्रमेय। देखो, प्रमेय क्या है? प्रमेयिका जो है इंग्लिश में उसको बोलते हैं लेमा। क्या बोलते हैं? लेमा। जिसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं? प्रमेयिका। प्रमेयिका। ये क्या है कि एक पहले से प्रूफ किया गया स्टेटमेंट है।
पहले से सिद्ध किया गया एक कथन है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जो विभाजन हमने बताया था कि अगर एक अंश है a, एक अगर पूर्णांक संख्या a है उसको हम b से भाग दें और अगर उसका कोशेंट, इसको क्या बोलते हैं, भागफल है। यहाँ पे ये भागफल। इसको भागफल, ठीक है। तो अगर हम a को b से भाग दें, a अगर एक पूर्णांक संख्या है और b भी क्या है, पूर्णांक संख्या। तो एक पूर्णांक संख्या को दूसरे पूर्णांक संख्या से भाग दें और अगर एक पूर्णांक संख्या a को अगर हम b पूर्णांक संख्या से भाग दें और भागफल अगर क्या आए, q आए और ये शेष जो है शेषफल r आए, तो हम ये कह सकते हैं कि a बराबर a इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, ये भाजक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भाज्य है, भाज्य जो a है वो, और ये भागफल को q बोलें तो a बराबर बी क्यू प्लस r होगा। ये हमेशा लगेगा, इसको प्रूफ करने की जरूरत होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। 9 एक पूर्णांक संख्या है, 2 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या ये है, इसको जब हम इससे भाग देते हैं ये a है और ये b, 2 चौको 8 1 9, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा भाज्य है 9, ये भाजक गुणे भागफल धनशेष के बराबर है कि नहीं है, ये लगेगा कि नहीं। तो ये जो ये भाग देने का जो एक तरीका था, इसको यूक्लिड ने एक नया रूप दे दिया। एक क्या रूप दे दिया, इसको यूक्लिड ने, ये जो भाग देने का क्या था, एक तरीका था, इसको यूक्लिड ने एक नया रूप दे दिया भाई। क्या रूप दे दिया, a बराबर बी क्यू प्लस, ये हमेशा नियम लगेगा। और जो शेषफल है वो या तो पूरा का पूरा कट जाएगा तो 0 आएगा, या 0 से बड़ा होगा और तुम्हारे भाजक से छोटा होगा। नहीं आया समझ में, नहीं, यहाँ पर नीचे से 0 से छोटा। अगर ये 9 का 9 हो जाता है, यहाँ 8 9 9, तो शेषफल 0 आता। तो ये जो शेषफल है r, किससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग, r से। जो शेषफल है वो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा। अरे यहाँ 1 आया है ना, नहीं कटा तो या तो 0 आया इक्वल टू, या तो ये बड़ा आएगा 0 से। इसकी तरफ मुंह घुमा है ना, शेषफल की तरफ मुंह ये घुमा है ना, तो यानी शेषफल बड़ा है। जिसकी तरफ मुंह घुमा होता है वो बड़ा होता है। तो शेषफल किससे बड़ा है, 0 से, या बराबर है। ये भी लाइन है ना, ये लाइन बताती है बराबर है, ठीक है। तो शेषफल 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। और छोटा किससे होगा, अब देखो इसकी तरफ मुंह नहीं घुमाया मतलब छोटा होगा, भाजक से छोटा होगा। क्योंकि अगर इतना ही आ गया भाई, 2 आ गया तो फिर से न कटेगा। अगर ये 2 आ जाता तो फिर से न कटता, तो भाजक से छोटा ही ना होगा। नहीं समझे, नहीं समझे, समझ गए। तो ये कुछ गलत लिखा है क्या, बिल्कुल सही। ये जो स्टेटमेंट लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। इसका मतलब तुम कह रहे हो ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ ये कथन है। तो जो प्रमेयिका होती है एक सिद्ध किया हुआ कथन है। इसी कथन को हम यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका कहते। इसको किसने बताया था, यूक्लिड। तो इसी भाग देने को का एक दूसरे तरीके से प्रदर्शित कर दिया किसने, जो हम भाग देते थे इसको यूक्लिड ने दूसरे तरीके से, इस तरीके से प्रदर्शित कर दिया। और ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ कथन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। नहीं समझे,
समझ गए कि नहीं समझे, जल्दी बताओ। समझ गए। ये प्रमेयिका और एल्गोरिथम ये अलग अलग है ना। अब देखो, और कई सारे इसके स्टेप्स लगा लें। एक प्रमेयिका लगाए, फिर दूसरी बार लगाए, फिर तीसरी बार लगाए, और हम 2 नंबर का क्या निकाल लिए, महत्तम। क्या निकाल लिए, महत्तम। नहीं समझे। इस प्रमेयिका का हम क्या किए, उपयोग। क्या किए, उपयोग। और एक बार नहीं, 4-5 स्टेप किए, 4-5 बार किए, और हम 2 संख्याओं का क्या निकाल लिए, महत्तम। महत्तम। तो वो जो उसको हम बोल देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसको, वो स्टेप वाइज प्रोसीजर है। कई स्टेप का क्या है, एक प्रोसीजर है, जिससे 2 नंबर का क्या निकलता है, हाँ SCF निकलता है। नहीं समझे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अगर हम बार बार क्या कर लें, कई बार उपयोग कर लें, तो हम 2 नंबर का क्या निकाल सकते हैं, SCF निकाल सकते हैं। तो कई बार उपयोग करना ही क्या कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नहीं समझे, नहीं समझे। समझ गए। ये तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ये एक ही बार है। ये जो सिद्ध किया वो कथन है, बस ये। और इसी का कई बार उपयोग करके क्या निकाल लो, 2 नंबर का HCF। तो वो कई बार उपयोग करना क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम। नहीं समझे। का उपयोग करना एल्गोरिथम का। कई स्टेप में हाँ। प्रमेयिका का उपयोग नहीं करना, नहीं, कई स्टेप में प्रमेयिका का उपयोग करना। हाँ समझ गया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। एक बार में नहीं आता, कई स्टेप लगाते हैं, तब जाके 2 नंबर का SCF आता है। नहीं समझे, वो हम सिखाएंगे आगे। फिर क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा कि नाम से नहीं, आधारभूत प्रमेय हम लोग सीखेंगे। हाँ, जैसा कि नाम से विदित होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पूर्णांकों की विभाज्यता से किसी रूप में संबंधित है। साधारण भाषा में कहा जाए तो एल्गोरिथ्म के अनुसार एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है कि शेषफल r प्राप्त हो, जो b से छोटा कम है। आप में से अधिकतर लोग शायद इसे सामान्य लंबी विभाजन प्रक्रिया, हाँ, आप लोग इसको क्या जानते हैं कि समान लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड, हाँ प्रोसेस इसको कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे ये जो भाग देना यार, ए को बी से भाग दे रहे हैं, तो इसको हम क्या, कौन सी प्रोसेस कहते हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। इसको आप सामान्य रूप से यही ना कहते हो। हाँ। लेकिन यूक्लिड ने क्या बोला, इसी को मॉडिफाई कर दिया, एक नया रूप दे दिया। किसने, यूक्लिड ने कौन सा रूप दे दिया, b के प्रसार। बस। तुम क्या जानते थे अभी तक, ऐसे भाग लंबी विभाजन। हाँ, लंबी विभाजन है ना, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस कहते थे। इसी को यूक्लिड ने क्या बोल दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, इस तरह कर दिया, रूप दे दिया। तो फिर ये क्या बन गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और ये सिद्ध किया हुआ कथन है, प्रमेयिका ना, हाँ, के रूप में जानते हैं। यद्यपि यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु पूर्णांकों की विभाज्यता के गुणों से संबंधित इसके अनेक अनुप्रयोग हैं। हम इनमें से कुछ पर प्रकाश डालेंगे तथा मुख्यतः इसका प्रयोग 2 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक HCF परिकलित करने में करेंगे। इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, 2 धनात्मक पूर्णांक लेंगे। कैसी संख्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक, हाँ, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक, हाँ, पूर्णांक। और संख्या कैसी होंगी, पूर्णांक होंगी। और पूर्णांक में भी कौन सी वाली, धनात्मक पूर्णांक, हाँ, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक धनात्मक। तो धनात्मक पूर्णांक, 2 पूर्णांक संख्या लेंगे और दोनों ही धनात्मक होंगी। उनका हम क्या निकालेंगे, HCF। किसका यूज करके, किसका उपयोग करके, महत्तम समापवर्तक नहीं, वो हाँ, प्रमेयिका का यूज करके। और कई स्टेप में यूज करेंगे तो फिर उसको क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, हाँ, फिर आगे
दूसरी ओर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। आप पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या कॉम्पोसाइट नंबर को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। पुनः यह परिणाम कहने और समझने में बहुत सरल है, परंतु इसके गणित के क्षेत्र में बहुत व्यापक और सार्थक अनुप्रयोग है। यहाँ हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के दो मुख्य अनुप्रयोग देखेंगे। एक मिनट। अब थोड़ा सिलो चलना है। कैसा चलना है? सिलो। इसमें तो बड़ा छोटा दिया है। अच्छा ये बताओ, √5/4 ये परिमेय संख्या है कि नहीं? ये √5 नहीं है। है क्योंकि √5 अपरिमेय संख्या है। √5 पूर्णांक नहीं है। वही मतलब इसका स्क्वायर भी नहीं होता। हम 4 किए थे। हमने क्या बोला था? ए और बी दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। क्या ये पूर्णांक संख्या है? नहीं है, तो फिर ये क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। समझ गए? क्योंकि पूर्णांक में रूट वाली संख्या होती नहीं है। रूट न बोले, जिन रूट हो सकता है भाई, काहे नहीं हो सकता? √4 √9/6 लिख दें, √9/5 लिख दें। ये है तो काहे रूट वाले नहीं होते? होते हैं। कोई होता है जैसे √3, √5, √7। हाँ, तो वो वाले तो हम ये रटें कि जो पूर्णांक संख्या हो। P/Q में हो, P और Q क्या हो? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक हो। ठीक है? ठीक है ना? हाँ कि नहीं ठीक है? ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलें। फिर यहाँ क्या लिखा है? दूसरी ओर अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का संबंध धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से है। जो अंकगणित की कौन सी प्रमेय है? आधारभूत प्रमेय है। उसका संबंध कहाँ से है? धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से। हाँ, धनात्मक पूर्णांक हैं, उनका क्या करा दो? गुणन। धनात्मक पूर्णांक है, उनका गुणा कराते जाओ, तो क्या आ जाती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अरे यार, आप पहले से जानते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या, कौन सी संख्या? भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हाँ, यही गणित की क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। हाँ, जैसे एक नंबर है 10, उसका क्या ले लो? एलसीएम। 2 5 5। कम। ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। हाँ इसको हम 2 × 5 ले सकते हैं। हाँ कि नहीं ले सकते हैं? लिख कर सकते हैं। तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या थी। हाँ 10। हाँ ठीक है, और इसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणन, ये अभाज्य संख्या है। हाँ 5 है ना? और 2 भी अभाज्य है। ठीक है, सबसे छोटा। हाँ है ना? ठीक है। हाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जो स्वयं और किसी दूसरे संख्या से न कटे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 2 या किसी अन्य दूसरी संख्या से। स्वयं से कटे या एक से कटे? नहीं समझे?
तो क्या है? अभाज्य संख्या। अरे भाई 5 है हाँ, तो 5 स्वयं से कटता है, 1 से भी कटता है। तो क्या है? अभाज्य संख्या। हाँ स्वयं से कटे और एक से कटे, हाँ वो अभाज्य संख्या। हाँ, ठीक है। और बाकी किसी नंबर से ना कटे तो अभाज्य। तो क्या हम किसी भी नंबर को, किसी भी पूर्णांक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणा के बराबर ले सकते हैं? हाँ, अभाज्य संख्या के, हाँ, ये अभाज्य संख्या को हम क्या कर रहे हैं? गुणा करा रहे हैं। हाँ। इसे भी क्या बोलते हैं? अंकगणित की, आधारभूत। नहीं समझे? वैसे यह परिणाम कहने में बड़ा सरल है, लेकिन इसका गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा, व्यापक मतलब बड़ा। बड़ा, और सार्थक अनुप्रयोग है। सार्थक मतलब बड़ा, इम्पोर्टेंट। ठीक है, सार्थक मतलब क्या? महत्वपूर्ण। यहाँ हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के 2 अनुप्रयोग देखेंगे। ये जो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, इसका 2 प्रयोग देखेंगे। कितने प्रयोग देखेंगे? 2। एक तो हम इसका प्रयोग कक्षा 9 में अध्ययन की गई कुछ संख्याएं जैसे √2, √3 और √5 की अपरिमियता सिद्ध करेंगे। इसका उपयोग करके हम क्या करेंगे? जो 9वीं में हम पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे? √2, √3, √5। √2, √3, √5, इसी क्या सिद्ध करेंगे? अपरिमेयता। अपरिमेयता, नहीं समझे? और इसका प्रयोग हम यह खोजने में करेंगे कि किसी परिमेय संख्या, मान लीजिए P/Q का प्रसार कब तक शांत, जैसे ये P/Q है, ये कोई सी संख्या है? P कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम पढ़े हैं, अंकगणित की आधारभूत। इसका यूज़ कहाँ करेंगे? ये जो संख्याएं हैं, इसकी अपरिमेयता सिद्ध करेंगे। कौन सी संख्याओं की? √3, हाँ, इन संख्याओं की। और इसको दूसरा इसका प्रयोग हम यह खोजने में करेंगे, किसी परिमेय संख्या का, मान लीजिए जैसे एक परिमेय संख्या है 6/4, ठीक है, हाँ, 2/3, 6, 2। तो ये जो इसका दशमलव का प्रसार है, एक दशमलव, फिर ये रुक गया ना, शांत हो गया ना। तो दशमलव का प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत होगा। हाँ, नहीं समझे? ये भी हम कहाँ, किसका उपयोग करके सीखेंगे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेयिका का, ठीक है, समझ गए? ऐसा हम P/Q के हर Q के अभाज्य गुणनखंड को देखकर ज्ञात कर सकते हैं। और ये कब शांत होगा, कब अशांत होगा, ये हर का हम क्या करेंगे? ये जो हर है, हर, इसका क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं? 2 और 5। और फिर हम इससे बता देंगे, अभी आधारभूत प्रमेयिका लगाए कि नहीं लगाए? अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका है ना, तो किसी भी पूर्णांक संख्या को हम उसके अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में ले सकते हैं। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो नंबर है, ये शांत है कि अशांत। तो ये हम जो हर है, उसको हम क्या कर दें? अभाज्य संख्या के गुण। फिर उसके बाद हम पता लगा लेंगे, नहीं समझे? कैसे लगाएंगे वो हम देखेंगे, लेकिन हम ऐसा करेंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है? आप देखेंगे कि Q के अभाज्य गुणनखंडन से P/Q के दशमलव प्रसार की प्रकृति की पूर्णतया पता लग जाएगा। आइए अपनी खोज प्रारंभ करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ठीक है ना? चलो।
यूक्लिड विभाजन लेमा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेय का। ठीक है। निम्नलिखित लोक पहेली पर विचार कीजिए। एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था ने उस विक्रेता से वाक्य युक्त प्रारंभ कर दिया। क्या लिखा है भाई, इसको पढ़ो, आराम से पढ़ो, समझाओ मेरे को। एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे यहाँ पे अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था ने उस विक्रेता से वाक युद्ध प्रारंभ कर दिया। इससे बात आगे बढ़ गई और उसने अंडों की टोकरी को छीनकर सड़क पर गिरा दिया। अंडे टूट गए। विक्रेता ने पंचायत से कहा कि उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडों का मूल्य देने को कहे। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कि कितने अंडे टूटे थे। उसने निम्नलिखित उत्तर दिया। 2-2 गिनने पर 1 बचेगा, 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे, 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे, 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे, 6-6 गिनने पर 5 बचेंगे, 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं आ सकते। अतः कितने अंडे थे? आइए इस पहेली को हल करने का प्रयत्न करें। मान लीजिए अंडों की संख्या A। तब उल्टे क्रम में कार्य करते हुए हम देखते हैं कि A संख्या 150 से छोटी है या उसके बराबर है। यदि 7-7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा। यह A बराबर 7 + 0 के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ P कोई प्राकृत संख्या है। भी पढ़े। यदि 6-6 गिने तो 5 बचेंगे। यह A = 6Q + 5 के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ Q कोई प्राकृत संख्या है। 5-5 गिनने पर 4 बचेंगे। यह A बराबर 5S + 4 में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ S कोई प्राकृत संख्या है। 4-4 गिनने पर 3 बचेंगे। यह A बराबर 4T + 3 में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ T कोई प्राकृत संख्या है। 3-3 गिनने पर 2 बचेंगे। यह A बराबर 3U + 2 में परिवर्तित हो जाता है, जहाँ U कोई प्राकृत संख्या है। बस 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 बस, कुछ नहीं समझ में आया है ना? अभी एक विक्रेता सड़क पर चलते हुए अंडे बेच रहा था। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था उसने विक्रेता से युद्ध प्रारंभ कर दिया। इससे बात क्या हो गई, आगे बढ़ गई, और उसने अंडों की टोकरी को छीन कर सड़क पर फेंक दिया, गिरा दिया। अंडे टूट गए। विक्रेताओं ने पंचायत से कहा। विक्रेता ने क्या किया? पंचायत से कहा उस व्यक्ति से टूटे हुए अंडों का मूल्य देने को कहे। किस व्यक्ति से? जो गिरा दिया था सड़क पर। पंचायत ने विक्रेता से पूछा कितने अंडे टूटे थे। उसने उत्तर दिया 2-2 गिनने पर 1 बचेगा। अगर आप 2-2 गिनेंगे तो हमारे अंडे कितने बचेंगे? 1। जैसे वो ये नहीं कह रहा है कितने अंडे, वो क्या कह रहा है? 2-2 गिनने पर 1 बचेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, वैसा बता रहा है तुमको। हाँ, और अगर आप 3-3 गिनोगे तो 3-3 ठो गिनते जाओगे तो 2 बचेंगे। 2 बचेंगे। फिर 4-4 पर 3, हाँ 5-5 पर 4, 6-6 5-5 का अगर आप गुच्छा बनाओगे तो कितने बचेंगे वो ये बता रहा है। 4 और 6-6 5, 6-6 गिनने पर, और 7-7 गिनने पर कुछ नहीं बचेगा। मान लो 10 अंडे थे। मान लो कितने अंडे थे? 10। ठीक है, तो 3-3 गिनते तो कितने बचे? 4, 3 3 6, 3 तिगाई 9, कितने बचे? 1। 1 बचा।
तुम कहोगे सर 3-3 गिनने पर तो 2 बचे थे लिखा है, तो थोड़ी कह रहा है कि 10 अंडे थे। नहीं समझे? हाँ नहीं समझे? मान लो 20 अंडे थे, 3-3 गिनते तो कितने आते? 3 दिन 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 3 पर 15, 5 गुच्छा हुआ, 3 छक 18, कितने बचे? 2। तो इसमें 2 बच रहे हैं, मतलब 20 हो सकते थे। हाँ लेकिन 2 गिनने पर कितना बचता? 1। तो 20 भी नहीं है, नहीं है ना? है ना? है, नहीं है। तो तुम्हें संख्या नहीं ढूंढनी है, हम्म, तुम्हें ऐसा कोई और ये भी बोल रहा है कि 100 टोकरी में 150 से अंडे ज़्यादा, नहीं आ सकते। और ये भी नहीं ये कह रहा है 150 हैं, टोकरी में तुम कितने भी रखे हो, लेकिन 150 से ज़्यादा नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन इतने अंडे हैं कि इतने गिनने पर इतना बचता है इतने गिनने पर इतना बचता है। नहीं समझे? हाँ आया क्वेश्चन समझ में? अच्छे से नहीं। एक टोकरी है, अंडा रखे हो, टोकरी में 150 से ज़्यादा रखने की क्षमता, नहीं है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम 150 से रखोगे, तो कुछ अंडे रख दिए, और वो अंडे को जब गिनते हो कितने कितने करके, 2 2 तो कितना बचता है? 1। नहीं समझे? इतना तो समझ में आ रहा है ना यार, हाँ आगे ना सोचो क्या करना है, हाँ इतना समझ में आ ये भाषा समझ में आ रही ना, हम ये पूछ रहे हैं। रहा- भाषा समझ में आ रही है। हाँ, आगे तो पढ़ोगे तो आता जाएगा। हम्म, अच्छा, अतः कितने अंडे थे ये तो तुम्हें नहीं पता है। आइए इस पहेली को हल करने का प्रयत्न करें। मान लीजिए अंडों की संख्या क्या है? ए। ए। उल्टे क्रम में कार्य करते हुए हम देखते हैं कि ए संख्या 150 से छोटी है या या उसके बराबर है, या तो जो अंडों की संख्या है या तो 150 होगी या 150 से छोटी। कम होगी। भाई जब अधिकतम लिमिट उसकी 150 है, तो अंडे तुम 150 रख सकते हो या उससे कम। कम रखोगे। हाँ इस घर में 15 लोग बैठ सकते हैं, तो या तो 15 को बैठाओगे या उससे कम। ज़्यादा कैसे बैठा लोगे? बैठे नहीं सकते। तो अंडा रखने की क्षमता टोकरी में 150 है, तो बेचने जाओगे तो 150 रखोगे या उससे कम रखेंगे। ज़्यादा तो रख नहीं पाओगे, नहीं। क्षमता ही नहीं है तो कहाँ से रखोगे? ठीक है, तो ये जो है टोकरी में अंडे रखने की संख्या जो है वो या तो 1 होगी या तो एक होगी, अरे या तो 150 होगी या 150 से बराबर। छोटी है बराबर। हाँ, अंडे रखने की संख्या को वो क्या बोला है? ए। किससे प्रदर्शित किया है? ए से। अब वो 150 होगी या 150 से कम होगी। यदि 7 गिने तो कुछ नहीं बचेगा। तो देखो ये है अंडे रखने की संख्या, तो या तो वो 7 दूनी 14 ठो अंडा रहा होगा और फिर कुछ न बचा होगा, 7 दूनी 14। या 14 अंडा रहा होगा, हाँ या 7 तिहाई 21 अंडा रहा होगा ना, तो कुछ न बचेगा। हाँ या 7 चौक यहाँ 28 अंडा रहा होगा तो कुछ न बचा रहा होगा। हाँ। नहीं समझ रहे हो? या तो 7 बचे 7 बचे 35। 35 अंडा रहा होगा तो कुछ न बचा होगा। हाँ नहीं समझे? हाँ। तो इसका मतलब जब उसको मैं किससे भाग दे दूं? 7 से। जैसे मान लो 35 था, उसको किससे भाग दे दूं? 7 से, तो कितना आएगा? 5। शेष जो तुम्हारा भागफल आएगा कितना आएगा? 5। तो 35 को मैं क्या लिख दूंगा? 7 × 5 + 0। 0। नहीं समझे? हाँ तो इसका मतलब अगर मुझे टोकरी में अंडे का पता लगाना है तो उसको मैं अगर 7 से भाग दूंगा, किससे भाग दूंगा? 7 से। और ये नहीं पता कि कितनी बार जाएगा भाग, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो ये संख्या ना पता चल जाएगी। हाँ तो मैं उसको क्या मान लिया? पी। क्या मान लिया? पी। या क्यू मान लो। कुछ 7। तो अगर मैं उसको 7 से भाग देता हूँ तो शेषफल क्या बचेगा? 0 आएगा ना, एक भी अंडा ना बचेगा ना। हाँ
नहीं समझे? 7 से भाग देने पर कितने अंडे बच रहे हैं? 0 0, मतलब शेष फल क्या होगा? 0। नहीं समझे? हाँ समझ गए। अगर 42 अंडा होता तो 42 को अगर 7 से भाग देते 7 तो 6 आता और शेषफल कितना बचता? 0। 0। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि अगर हम उसका मतलब ये कह रहा है कि जितने भी अंडे हैं हैं उसको अगर मैं ए मानूं और उसको मैं किससे भाग दूं? बी यानी 7 से। हाँ बी तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना। हाँ तो ए मतलब क्या? अंडों की संख्या। और बी यानी किससे भाग दूं अगर? 7 से। हाँ हाँ तो भागफल कितना आएगा? क्यों? क्यू आएगा कुछ हाँ और शेषफल कितना बचेगा? 0। 0 बचेगा 7 से भाग देने पे। अगर उस अंडों की संख्या को मैं क्या बोल दूं? ए। और अगर उसको मैं 6 से भाग देता हूं तो फिर भी 0 आएगा। 6 से भाग दूंगा तो कितने बचेंगे? 6 का बनाओगे तो 5 बचेंगे। 5 नहीं समझे? 6 का बनाओगे तो 5। 5 बचेंगे। नहीं समझे? नहीं समझे? तो इस रूप में तुम प्रदर्शित कर सकते हो नंबर को ना। हाँ कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। अच्छा और 5 गिनने पर 5 गिनने पर 4 5 तो उस अंडे की संख्या को 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? इसका आर कितना बचेगा? 4। ए बराबर 5Q प्लस 4। वो अंडों की संख्या को तुम इस तरह से लिख सकते है। नहीं समझे? तो अंडे की संख्या 5Q प्लस 4 हो सकती है, 7Q प्लस 0 हो सकती है और 6Q प्लस 6 मतलब यार अंडे की संख्या नहीं, कोई भी संख्या को तुम इस रूप में लिख सकते हो। हाँ है ना? तो ये न्यूमरेसी काउंट रामफल और अन्य पहेली का एक परिवर्तित रूप है। तुम सीधे बोलो यूक्लिड डिवीजन प्रमेय है यार, ये भी छोड़ो। क्या किस में आ जाओ? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, उसी के अंदर तो दिया है पूरा। उसी को समझाने के लिए जो तुमको हम पहले समझा चुके, ये सब कहानी है। कर रहा है। फिर क्या लिखा है? अब अपनी पहेली पर वापस आने पर क्या आप कोई बात सोचकर बता सकते हैं कि इस पहेली को कैसे हल